एकल प्रबंधन यानी कि वन मैनेजमेंट के तहत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, जो रोजाना 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोने का काम करता है। 13 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई भी है। ऐसे में रेल न सिर्फ हर नागरिक के जीवन को छूती है, बल्कि देश के परिवहन की जीवन रेखा भी है। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली संसद टीवी के खास कार्यक्रम संसद संवाद में बात रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों और कामकाज पर बजट सत्र के दौरान संसद में हुई चर्चा की। मुझे यह कहना भी जरा भी संकोच नहीं है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं की ओर ध्यान न देकर इसके प्राइवेटाइजेशन ऊपर जोर दिया जा रहा है। अब रेल के जो योजना है, पहले लटकता था, अटकता था और भटकता था। अब वो सिस्टम खत्म, ना अटक रहा है ना भटक रहा है हमारी रेल परियोजनाएं, बल्कि जमीन पर उतारने का काम किया। दोनों सदनों में चर्चा के दौरान रेलवे में सुधार की संभावनाओं, जनता की उम्मीदों और मांगों के बारे में विस्तार से विचार और सुझाव रखे गए। सदस्यों ने रेल को आधुनिक बनाने, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे भी उठाए। विपक्ष ने रेलवे का निजीकरण करने के आरोप लगाए। कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार अपने लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही है। सत्ता पक्ष ने कहा कि रेल की स्थिति और प्रदर्शन दोनों अब पहले से काफी बेहतर हैं। बुनियादी ढांचे पर खर्च कई गुना बढ़ा है। रेल नेटवर्क विस्तार और इसके आधुनिकीकरण के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि रेलवे देश की संपत्ति है और उसका कभी भी निजीकरण नहीं होगा। देश की विकास यात्रा का इंजन बनने के लिए रेलवे लगातार काम कर रहा है। न्यू इंडिया की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए रेल प्रणालियों और बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण के लिए भी प्रयास निरंतर जारी है। जाहिर सी बात है, यात्रियों की अपेक्षाएं हैं कि उन्हें सुगम, सुरक्षित यात्रा मिले, तो उद्योग जगत चाहता है कि उनका सामान मालगाड़ी से जल्दी पहुंचे ताकि अर्थव्यवस्था को बल मिले। यही वजह है कि सरकार रेलवे पर विशेष ध्यान देती रही है। 2014 से 2019 के बीच रेलवे में हर साल औसतन 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 2019-20 में ये बढ़कर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2021-22 में रेलवे के पास 2,15,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे ज्यादा योजनागत पूंजी व्यय यानी कि प्लान कैपेक्स है। बजट 2021-22 में 2,15,000 करोड़ का निवेश भारतीय रेल को देने का ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है और उसी के कारण रेलवे को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए, भविष्य के लिए, देश को तैयार करने के लिए रेलवे अपना आहुति दे, उसके लिए एक नेशनल रेल प्लान 2030 तैयार किया गया। दरअसल राष्ट्रीय रेल योजना 2030 भविष्य में रेलवे की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। इसके तहत 2030 तक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा, जो 2050 तक रेलवे संबंधी सभी जरूरतों और मांगों को पूरा करने में सक्षम होगा। इसका मकसद कार्बन उत्सर्जन घटाने के साथ 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 27 से बढ़ाकर 45% करना है। साथ ही मालगाड़ियों की औसत गति को 22 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा करने का लक्ष्य है, ताकि माल ढुलाई के समय में कमी लाई जा सके। रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 सरकार की दूरगामी सोच को दर्शाता है, जो 2050 तक की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारगर साबित होगी। इस दीर्घकालीन योजना का उद्देश्य रेल के नेटवर्क की क्षमता, सुविधा और व्यापार में औसत हिस्सेदारी बढ़ाना। इस रेल योजना के तहत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मोदी सरकार ने वर्ष 2030 तक
रेलवे प्रणाली की भविष्य के हिसाब से तैयार करने की जो योजना बनाई है वह सरकार की दूरगामी सोच को दर्शाता है, ताकि उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने के साथ मेक इन इंडिया का बढ़ावा मिल सके। माल की आवाजाही को रफ्तार देने के लिए देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब में लुधियाना के साहनेवाल से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक जाता है, जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से उत्तर प्रदेश के दादरी तक जाता है, जो देश के प्रमुख बंदरगाहों से गुजरता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जून 2022 तक चालू होने की उम्मीद है। मैं समझता हूं कि इसके चालू होने पर देश की अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि होगी और निश्चित रूप से औद्योगिक जगत को लाभ मिलेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ऐसी रेल लाइन से है जिसका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के लिए किया जाएगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अलावा ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के डीपीआर का काम भी शुरू हो चुका है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि मालगाड़ियों के लिए अलग रेल लाइन से उनकी रफ्तार तो बढ़ेगी ही, यात्री ट्रेनों को भी ज्यादा रास्ता मिल सकेगा। रेल लाइनों के विद्युतीकरण का काम भी तेजी से किया जा रहा है। मार्च 2021 तक 71% ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। रेलवे का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन का है। रेलवे ने 2030 तक कार्बन शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भी रखा है। हमारे पास 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं जो हावड़ा, दिल्ली, चेन्नई को कवर करते हैं, मुंबई को कवर करते हैं। उससे 68% ट्रैफिक है। उसको कम करने के लिए ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड ईस्टर्न वेस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है। वो सिर्फ ना अर्थव्यवस्था को विकसित करेगा बल्कि यात्रियों को सुविधा देगा। दिसंबर 2023 तक ब्रॉडगेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया। माननीय रेल मंत्रालय द्वारा लगभग 1000 रेलवे स्टेशन, 400 रेलवे भवनों पर जो सौर पैनल लगाए हैं, तो हमारी सरकार का मानना है कि सन 2030 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे वाला दुनिया का पहला देश होगा। वर्ष 2030 तक हरित रेलवे बनाने के मिशन के लिए बीजेडी ने भी रेल मंत्रालय की सराहना की। एनसीपी ने कहा कि नेशनल रेल प्लान विजन 2030 से बड़ी उम्मीदें हैं। The NRP vision document aims to enhance the share of railways in freight transportation to more than 40% by 2030. I hope we meet this target. The Indian Railways has fixed itself a stiff target of being a net zero emitter of carbon by 2030. This includes an ambitious target of complete electrification of Indian Railway by 2023 and an equally ambitious target for generation of renewable energy using the railways assets. On behalf of my party, I applaud the ministry and honorable minister and hope it sets an example worldwide of being a very green transport mode. Sir, the National Rail Plan Vision 2030 gives great hopes. As we moved from steam engines to diesel engines and then to electric, let us work faster on moving to solar energy and to the Hyperloop, which has the potential to be the change maker. Isn't it, sir? चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने किसान रेल का भी प्रमुखता से जिक्र किया। उन्होंने इसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतरीन कदम बताया। किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को हुई थी। 28 दिसंबर 2020 को 100वीं किसान रेल चली थी। 18 जून 2021 तक 60 रूटों पर किसान ट्रेन ने कुल 850 फेरे लगाए थे, जिसमें 2.7 लाख टन से अधिक माल की ढुलाई की गई थी। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल स्पेशल चलाई गई, जिसके अंदर सब्जियों फलों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी गई। किसानों के आय को दुगना करने में महोदया
एक मील का पत्थर साबित यह किसान रेल हो रहा है कि यह किसानों के हित में कितना बड़ा काम यह एक विभाग रेल विभाग कर करके दिखाने का काम किया है और जिसका किसानों को एक बड़ा भरपूर लाभ आज मिल रहा है। लोकसभा में विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार रेलवे के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। विपक्षी सांसदों का कहना था कि दुनिया में कहीं भी रेलवे के निजीकरण का अनुभव अच्छा नहीं रहा है और हमें उससे सीखना चाहिए। जब से ये सरकार आई है 2015-16 से इंटरनल रेवेन्यू फॉल कर रहा है। दूसरी बात मैंने जो कहनी है कि आप कंटिन्यूसली एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं। ये प्लान क्या है कि आखिरकार रेलवे अपन ने प्राइवेट लोगों को 100% ही कर देना। Railway Board has moved ahead with a long pending plan, setting a tentative schedule for privatization. National property is our own property. If you hand over everything to private parties, this country it would be really a threat for the nation. So I humbly request the government to desist from this kind of things. जहां एक तरफ जेएमएम ने पूछा कि रेलवे के निजीकरण की स्थिति में क्या आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे, वहीं आरएलपी ने कहा कि सरकार को रेल कर्मियों और जनता की आशंकाओं का जवाब जरूर देना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन की जो कार्य जिस गति से चल रही है उसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, लेकिन उसमें जो जॉब्स का रिजर्वेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या सरकार का क्या उस ओर ध्यान है और क्या उस पर उनका विचार है, वो भी मैं जानना चाहूंगा। रेल मंत्री से ये पूछना चाहूंगा कि रेलवे के क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण को लेकर रेलवे में ही कार्यरत कार्मिकों और जनता के मन को बहुत बड़ी शंका है। आप जब अनुदान मांगों के बेस का जवाब देते जरूर बताएं कि निजीकरण करने से वर्तमान में रेलवे विभाग के जो पद हैं उनके भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। रेलवे के कामकाज पर राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान भी विपक्ष ने सरकार पर रेलवे का निजीकरण करने के आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि अगर रेलवे निजी हाथों में चला गया तो इससे आम लोगों के साथ ही वंचित लोगों को भी परेशानी होगी। रेलवे और सार्वजनिक सेक्टर के सामने इस तरह की परिस्थितियां जानबूझ करके निर्मित की जाती हैं, जिसके कारण वह घाटे में चले जाते हैं और जब घाटा होता है तो घाटे का बहाना बता करके निजी हाथों में सौंपने की साजिश कार्यवाही की जाती है। When the assets of railways such as train services, loco maintenance activities are privatized, Indian Railways will lose income. Catering activities were privatized nearly 2 to 3 decades back, yet there are complaints from passengers regarding catering services. So privatization doesn't mean improvement in services or efficiency. इस समय जो सबसे बड़ी समस्या मांग आ रही है कि रेलवे को जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ किया जा रहा है, सारे सेक्टर प्राइवेट की तरफ सफाई से लगाकर पट्टी की मरम्मत से लगाकर जितने भी काम होते हैं सारे प्राइवेट की देने की बात चल रही है। Can you tell us how long the railways will continue as the Indian Railways? When are you going to sell the railways to the private sector? How much share are you going to offer for the FDI? These questions are very relevant, most pertinent. So I would like to ask you, my dear Minister, kindly let this House and the people of India know your concept of the Indian Railways for the future. विपक्षी सदस्यों ने राज्यों में लंबित रेल परियोजनाओं के लिए राशि आवंटित करने की भी मांग की। साथ ही कहा कि उन्हें जल्दी पूरा करने के लिए प्रयास किए जाएं। तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा रेलवे के जो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए तथा जिनके कार्य आज बीच में रुके पड़े हैं और इनकी लागत भी बढ़ती जा रही है, तो इन सभी रेलवे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देकर धन का आवंटित करें और उन्हें पूरा करने में सहयोग दें। With the increase in capital expenditure, Indian Railways is expected to be the driver of the economy. It is expected that these funds would be utilized to boost the ambitious Atmanirbhar Bharat mission and towards the completion of vital infrastructure projects, capacity building, passenger amenities, सेफ्टी एनहांसमेंट। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि सुविधाओं के विस्तार और रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए निजी क्षेत्र का निवेश और भागीदारी दोनों ही जरूरी है। आज हम निजीकरण नहीं कर रहे, हमारे माननीय पीयूष जी ने जो बताया उसको फैसिलिटी के लिए दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए 2021-22 के बजट में 12,985 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो 2020-21 के 7,535 करोड़ की तुलना में 72% अधिक है। सत्ता पक्ष ने पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर में रेल संपर्क के विस्तार के लिए रेलवे की सराहना की, तो विपक्ष ने कहा कि इस बजट में पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर की अनदेखी हुई है। ये एक वेलकम स्टेप है कि आपने एक नेशनल रेल प्लान बनाने जा रहे हैं जो 2030 का जिसमें लक्ष्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो डिजर्व करता था सबसे ज्यादा अटेंशन, उस जम्मू कश्मीर को अटेंशन नहीं मिला इस बजट में। इस बजट से जो पूंजी प्राप्त होगी उसमें जम्मू कश्मीर का भी विकास होगा। यहाँ पर मेरे साथी मसूदी साहब कह रहे थे कि बजट में जम्मू कश्मीर के लिए शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा पूरी तरह से, लेकिन जम्मू से कटरा और कटरा से बनिहाल के रास्ते बारामूला तक का ये सफ़र है वो 2022 तक बड़ी आसानी के साथ हम लोग जो है वो कर सकेंगे। दिस बजट could not fulfill the aspiration of the people of the northeastern region as well as our state Tripura. अरुणाचल प्रदेश को, हमारा प्रदेश को 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का बात ही रेलवे कनेक्टिविटी मोदी जी आने का बात हुआ है। आज अरुणाचल के लोग भी रेलवे से जुड़े हुए हैं। स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने जहां और काम किए जाने की जरूरत बताई, वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि इन मामलों में स्थिति अब पहले से काफी बेहतर है। सबसे पहले ट्रेनों में सफाई होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पर जो पैसेंजर एमिनिटीज को बढ़ावा देना चाहिए, तो माननीय मंत्री जी को चाहिए कि उस सफाई की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देकर स्वच्छ भारत के सपने को साकार करें। आज आप प्लेटफार्म देखते होंगे, पहले भी एक प्लेटफार्म हुआ करते थे जहाँ गंदगी हुआ करती थी, रेलवे की पटरियों पे शौच हुआ करता था और लोग वहाँ पे रुक भी नहीं सकते थे। आज एक हम बहुत बढ़िया एक पोर्ट की तरह हम प्लेटफार्म देने का काम कर रहे हैं। रेल दुर्घटना की जहां तक बात करें महोदय, तो लगातार हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि इस अवधि में कोई ऐसी बड़ी रेल दुर्घटना कम से कम देश के समाचार पत्रों में या फिर हम सबके सामने ये देखने को नहीं मिली। कोरोना महामारी के दौरान रेलवे की भूमिका का भी जिक्र हुआ। सत्ता पक्ष ने रेलवे और रेल कर्मियों के प्रयासों की तारीफ की, तो विपक्ष ने लॉकडाउन के दौरान जान गंवाने वाले रेल कर्मियों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात की। कोविड में रेलवे ने ऐतिहासिक काम किया। उस वैश्विक महामारी के समय में जब सारा देश, सारी दुनिया डरी हुई थी, रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति झोंकी, अपने डॉक्टरों को लगाया, अपने कोचेस को कोरोना सेंटर के रूप में विकसित करके लोगों को मदद की। साथ साथ रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए। लॉकडाउन में काम करने के कारण कई कर्मचारी जो कोरोना योद्धा जिनको आप कह सकते हैं उनकी जान भी गई। 50 लाख रुपए मुआवजा कर्मचारी संगठन मांग करते हैं, 20 लाख रुपए मुआवजा आपने दिया, फिर उसको बढ़ा के 35 लाख किया। आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। चर्चा रेलवे पर हो रही थी तो ज्यादातर सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र और राज्यों से संबंधित मुद्दे भी उठाए। निश्चित रूप से बस्तर जैसे पिछड़ा नक्सल क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, वहां पे आज भी रेल सुविधा की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं मैं कि हम लोग वहां पे खनिज संसाधन से भरपूर बस्तर, केंद्र सरकार को लाखों अरबों करोड़ों रुपए का राजस्व दे रहे हैं, आप बस्तर को रेल सुविधा दीजिए। बिहार के लंबित रेल परियोजनाओं को पूर्ण करने की क्या योजना है? जो लंबित योजना है, बिहार की आबादी का एक हिस्सा देश के विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, खासकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। बिहार के लिए विभिन्न जगहों से नए ट्रेन चलाने की आपकी क्या योजना है? मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी अत्यंत महत्वपूर्ण महानगरी होने के नाते
आर्थिक रेलवे बजट में भी मुंबई की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। आंध्र प्रदेश के सांसदों ने विशाखापट्टनम रेलवे जोन को पूरी तरह ऑपरेशनल करने, तो टीआरएस सांसद ने तेलंगाना के काजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री लगाने की मांग रखी। A new railway zone has been created with headquarters at Visakhapatnam, but it has not come into full-fledged operation. Till now, territorial jurisdiction for the zone has not been finalized so far. I urge the government to take the steps to make it fully operational very soon. ये निवेदन करना चाहता है, जो आपका जो है ना काजीपेट का कोच फैक्ट्री को जरूर जो है ना हमारा तेलंगाना को दीजिए। उसमें आप क्लियरली जो है ना मेंशन किया है, क्लियरली बोला है आप उसको जो है ना डिवीजन का वजह से तेलंगाना को कुछ रेलवे लाइंस भी मेंशन किया है, तेलंगाना के लिए जो है ना कोच फैक्ट्री भी मेंशन किया है, वो जरूर जो है ना उसको मेंशन करिए और जरूर जो है ना उसको जो है ना आप इंप्लीमेंट करिए। In 2014, Andhra Pradesh Reorganization Act, a zone, separate zone, has been actually decided there in the AP Reorganization Act, sir. Special, that is zone, actually, Visakhapatnam zone is still, hanging on also for a long time. तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 16 मार्च को लोकसभा और 17 मार्च को राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया। सभापति जी, आपको जान के खुशी होगी और आपके माध्यम से सभी माननीय सांसदों को, हर एक 53 के 53 एमपी ने जो पॉइंट्स उठाए वो सब क्रमशः नोट किए थे, हर एक का जवाब सामने है और 1 बजे के बाद बहुत अच्छा, ये अपेक्षा थी। क्योंकि विपक्ष ने सबसे ज्यादा सवाल निजीकरण को लेकर उठाए थे, इसलिए उन्होंने 2 टूक कहा कि रेलवे भारत की संपत्ति है और उसका कभी भी निजीकरण नहीं होगा। साथ ही ये भी कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, रेलवे के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, इसलिए निजी क्षेत्र का निवेश देश हित में होगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चले, और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। बड़े रूप में रेलवे का विस्तार हो, रेलवे स्टेशंस का सौंदर्यीकरण हो, और मैं समझता हूं उसमें अगर निजी निवेश भी आए तो देश हित में, यात्रियों के हित में। आगे चल के हमको अगर एक विश्व स्तरीय ताकत बननी है तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पे भी नियंत्रण लाना जरूरी है। इस सब में मैं समझता हूं सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर जब काम करेंगे तभी जाके देश का उज्जवल भविष्य बनाने में हम सफल होंगे। उन्होंने नेशनल रेल प्लान 2030 के साथ भावी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। हमने बहुत सोचे समझे प्रोजेक्ट्स को 2030 तक टेकअप करने का एक नेशनल रेल प्लान बनाया। कोशिश ये है कि फ्रेट लोडिंग जो है वो 2024-25 तक हम कैसे लगभग 70-80% बढ़ा दें, जिससे साधारणतः सभी के सामान को रेलवे से दूर दूर पहुंचाने में सुविधा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे उद्योग हो, चाहे हमारा पार्सल ही क्यों नहीं हो। 2020 की कहानी रेलवे के साहस, सेवा, समर्पण और सशक्तिकरण की कहानी। सब लंबित कामों को हमने कोविड के दौरान पूरा करके रेलवे को सुरक्षित बनाया, रेलवे के काम को और अच्छा किया। और ये देश भर में मैं बताऊं तो 350 प्रोजेक्ट्स, शायद हम सबको किधर ना किधर छूते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। और ये सब सुरक्षा के कामों को बल और निवेश देने के कारण मुझे आज खुशी है। 2 साल में मुझे खुशी है कि मार्च 19 से मार्च 21 तक एक भी पैसेंजर की मृत्यु रेलवे के एक्सीडेंट के कारण नहीं हुई। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पहले के मुकाबले अब रेलवे में निवेश काफी बढ़ा है। रेल नेटवर्क विस्तार, विद्युतीकरण और स्वच्छता के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। आज से 15 साल पहले अध्यक्ष महोदय सालाना 25,000 करोड़ रुपए
कैपेक्स में खर्चा करती थी रेलवे 2004 से 9 के बीच, एवरेज 9 से 14 के बीच वो बढ़ा के 45,000 करोड़, 25,000 5 वर्ष तक एवरेज, 45,000 5 वर्ष तक एवरेज। इस वर्ष वो बढ़ा के 2,15,000। सोचिए स्केल ऑफ कैपेक्स कितना बढ़ा है। फ्रेट ट्रेन का स्पीड डबल करने में हम सफल हुए। अब इसका आप अनुमान लगाइए देश की अर्थव्यवस्था को और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कैसे लाभ होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन कहां 600 किलोमीटर के करीब हर वर्ष होता था मोदी जी की सरकार आने के पहले। इस वर्ष 5,500 किलोमीटर से अधिक का विद्युतीकरण, मोर देन 5,500, यानी लगभग 8 गुना। 100% बायो टॉयलेट लगने से अध्यक्ष महोदय 4,000 टन रोज का मल जो ट्रैक पे गिरता था 4,000 टन होता था। सोचिए पर्यावरण के लिए कितना खराब है। बिना भेदभाव के हर राज्य की जरूरतें, हर राज्य के प्रोजेक्ट्स में रेलवे काम करती है, आगे भी करती रहेगी। सुविधाओं का हक 135 करोड़ भारतवासियों का है। रेलवे के नेटवर्क विस्तार, आधुनिकीकरण, सुरक्षा और स्वच्छता के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। ब्रॉड गेज में अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग 2 साल पहले खत्म किया जा चुका है। आज हर ट्रेन में बायो टॉयलेट है। करीब 23,000 LHB कोच देश में सेवा दे रही हैं। फ्रेट बुकिंग ऑनलाइन हो चुकी है। विद्युतीकरण को गति देकर पर्यावरण सुधारने, खर्च कम करने, स्पीड बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर सब्जी और फल पहुंचाने तक रेलवे ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन रेल के पहिए कभी नहीं थमे और ये थमेंगे भी नहीं। विश्व स्तरीय रेलवे बनने के लिए रफ्तार और बढ़ानी होगी ताकि रेलवे को देश के विकास का इंजन बनाने का सपना साकार किया जा सके। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें भेज सकते हैं। संसद संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।